This program is sponsored by National Book Trust India. आदाब। किताबें इंसान की तालीम और तरक्की के लिहाज से बहुत अहम हैं। ये वो माशरती और तालीमी ज़रिया हैं जो इंसान को इल्म व मार्फत का ख़जाना फ़राहम करती हैं। किताबें हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को रोशन करती हैं। किताबों की अहमियत और बुक रिव्यू पर मबनी डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश किताब कायनात के साथ हाजिर हूँ मैं मोहम्मद नौमान। आज की पेशकश के पहले सेगमेंट में जिस उर्दू किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है प्रेमचंद का लिखा हुआ नावल बाज़ार हुस्न। बिलाशुबा प्रेमचंद का फ़िक्शन अपने दौर की समाजी हकीकत का अमानतदार है। उनके मौज़ूआत इतने वसी होते हैं कि उसके कैनवस पर मुकम्मल ज़िंदगी का नक्शा और समाज के तमाम पहलू मंजर आम पर आ जाते हैं। आज उनके तहरीर करदा नावल बाज़ार हुस्न, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने पब्लिश किया है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब डॉक्टर नदीम साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आज की इस पेशकश में। और आज हमारे पास जो रिव्यू के लिए वो किताब है प्रेमचंद की लिखी हुई बाज़ार हुस्न। सबसे पहले मैं आपका तासुर जानना चाहूँगा। पहला तासुर बाज़ार हुस्न के ताल्लुक़ से आपका क्या हो? बाज़ार हुस्न इस लिहाज से भी बहुत अहमियत और अज़मत का हामिल है कि इसे प्रेमचंद ने 1916 में उर्दू ज़बान में लिखा था, लेकिन कुछ माशी तंगी की वजह से इसे 1919 में हिंदी में सेवा सदन के नाम से शाया किया। उसके पीछे की वजूहात ये रहीं कि प्रेमचंद को माली ज़रूरियात बहुत ज़्यादा दरकार थी उस दौर में, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे कबल जिस मौजू के ऊपर ये नावल लिखा गया है, यानी तवाइफ़ों के ऊपर, तो एक बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा, उर्दू का नावल उमराव जान मौजूद था। तो वो चाहते थे कि एक वक्फ़ा बीच में ऐसा आ जाए जिसकी वजह से कारी जब वो उर्दू में दोबारा इसे प्रेजेंट करें या पेश करें तो नए लिहाज से, नई सोच, नई फ़िक्र के साथ और नए महसूस होने के अमल के साथ लोग उसे पढ़ें। तो यही वजह रही कि फिर 1919 के बाद से 1921 में इसे उन्होंने दोबारा 2 जल्दों में शाया करवाया। और ये एक ज़ख़ीम नावल है, और मैं ऐसा मानता भी हूँ और मैंने देखा भी है कि ये 5वां नावल है प्रेमचंद का लिखा हुआ, और उनसे पहले लिखे हुए जो 4 नावल हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम नावल है। और कुछ लोगों का, नाक़दीन का और उस दौर के अदीबों का ऐसा भी मानना है कि प्रेमचंद ने ये हिंदी में नावल इसलिए पहले शाया कराया कि उन्हें माली ज़रूरियात बहुत ज़्यादा पेश आ रही थी उस दौर में, और वो चाहते थे कि वो पैसा जो उन्हें मिले, चूँकि उर्दू के कारी उस दौर में भी घट रहे थे, और प्रेमचंद को ऐसा महसूस होने लगा था कि अगर उनका रुझान हिंदी की जानिब हो जाता है तो उसका फ़ायदा माली तौर पर उन्हें होगा। इसीलिए उन्होंने इसे पहले हिंदी में शाया किया। और सेवा सदन एक अच्छा नावल है, या बाज़ार हुस्न आप उसे कहें, लेकिन इसमें ज़बान का और बयान का जो मामला है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस नावल की अगर ज़बान पर हम गुफ्तगू करें तो कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेमचंद कि उनको पढ़ने वाले, उनको चाहने वाले हिंदी वाले भी हैं और उर्दू वाले भी हैं। एक बड़ा तबका है जो प्रेमचंद को चाहता है। तो किस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह का मैसेज कन्वे कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रेमचंद की ज़बान की बात है तो ज़बान पर तो बहुत ही ख़ास तौर पर मेहनत करते थे, और ये उनके नावल का एक बुनियादी वस्फ़ हम कह सकते हैं कि उसकी शिनाख्त जो है वो किसी न किसी हद तक ज़बान भी होती है। प्लॉट वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से वो
सजाते थे, संवारते थे और ज़बान के ऊपर उन्हें अबूर हासिल था। और ख़ास तौर पर जो मगरिबी यूपी की ज़बान है वो तो उनसे बेहतर कोई लिख ही नहीं पाता था। और जहाँ तक तर्जुमे की बात है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रेमचंद ने इसे पहले उर्दू में लिखा था, उसके बाद हिंदी में इसका अनुवाद किया। तो वो जो तर्जुमा है और तर्जुमा का जो टेस्ट है वो कहीं पर भी हमें इस तरीके से बाद में नज़र नहीं आता, हिंदी वाले नावल में भी यानी सेवा सदन में भी, कि ये तर्जुमा है। थोड़े से मामूली से अल्फाज का फेरबदल करने के बाद वो जो उसका तासुर है ना वो वही रहता है। क्योंकि प्रेमचंद की जो असली ज़बान है वो पूर्वी यूपी में बोली जाने वाली ज़बान है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आज से 100 सवा 100 साल पहले का आपको हिंदुस्तान का देहात देखना है, ख़ास तौर पर मगरिबी उत्तर प्रदेश का, तो आप अफसाने पढ़िए उनके, प्रेमचंद के, या उनका नावल देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह के किरदार, किस तरह की मंजरकशी है। ख़वातीन के साथ किस किस्म की ज़्यादती थी, उनके दुख को क्या वाकई उस दौर में जो प्रेमचंद ने जिस तरीके से बयान किया है, ये उनकी खूबी है कि उन्होंने उस दर्द को, उस कर्ब को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। देखिए, बहुत हसास तबीयत के मालिक थे प्रेमचंद, और ख़ास तौर पर जो देही ज़िंदगी है और उससे जुड़े जो मसाइल हैं और जो परेशानियां हैं, उस पर उनकी जो नज़र थी वो बहुत ही दूररस और बारीक बीनी के साथ जमी हुई थी और टिकी हुई थी। तो उस तरह हम देखते हैं कि जब वो दौर था, यानी आज से 100 साल पहले का दौर, उसमें भी यही सब परेशानियां थीं। औरतें तो आज भी लाचार और मजबूर हैं। फिल वक्त भी हम देखते हैं कि अभी हमारे सामने एक नया सान्या आया है, डॉक्टर्स के साथ ही रेप हो रहा है, किस तरह के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं, यानी औरतों के हालात हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे नावल के अंदर 2-4 चीज़ें नफ्सियाती तौर पर मैं जिसे समझता हूँ और मैंने देखा उसे और समझने की कोशिश की है, वो ये है कि जो शऊरी या लाशऊरी तौर पर लालच है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखाने की कोशिश की है। तवाइफ वाला जो मामला है वो तो है ही, यानी उसमें औरत कैसे मकरो फरेब में आ जाती है, या उसकी तबीयत बदल जाती है, या वो चीज़ों को देखकर किस तरह से गुमराह हो जाती है, या मजबूरी के अंदर उसे ये सब करना पड़ता है। भाई यहाँ जो गजाधर है उसने उस अपनी बीवी सुमन के साथ बदलिहाजी की, उसे घर से निकाला, तो उसकी वजह से ये इक़दाम उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ और उसके पास जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। नहीं, उसके अलावा वो और क्या करती, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो मुलाजमा नहीं थी कहीं पर, या कोई उसका इस तरह से कारोबार भी नहीं था, रोज़गार नहीं था। तो उसे ऐसा लगा कि यह आदमी बदसूरत भी है, उम्र रसीदा भी है और ये गरीब भी है, तो इन सब चीज़ों का तोड़ एक ये हो सकता है कि मैं उस भोली बाई जैसी ज़िंदगी गुजार लूँ जो कि ऐशो इशरत में गुजार रही है, या वो पहले मेरे ही जैसी थी। यानी जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो भोली बाई है वो भी इसी तरह की मुश्किलात से दो चार हुई थी और उसके बाद उसने इस राह को अपनाया था, तो वो भी उस डगर पर चल पड़ती। यानी एक लड़की दूसरी लड़की को देखकर किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करती है, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि जो कहानी का पूरा प्लॉट है वो बड़ा रवा और दमा है। 2 कहानियाँ एक साथ चल रही हैं, एक खुद सुमन की और एक उसकी बहन की, शांता की। शांता को क्या हो रहा है, उसे बिलखैर में आखिर में सब कुछ मिल रहा है, यानी उसे वो सदन नाम का उसका जो मनचाहा प्यार था वो भी मिल गया, मोहब्बत थी, और उसके यहाँ औलाद की तौलीद भी हो गई। जबकि सुमन जो है वो एक कार्य खैर में लग जाती है। भाई वो समाज उसे किसी ना किसी तरीके से अपना लेता है, यानी कहानी में ये सब दिखाने की कोशिश की गई। और प्रेमचंद तो इस्लाही तौर पर ऐसा चाहते ही थे। यानी सिर्फ देखा जाए तो समाज का कर भी बयान नहीं करते, उसके दुख को ही बयान नहीं करते, आगे चलकर उसका एक रास्ता भी वो बताते हैं कि किस रास्ते पर चल करके। यही खूबी है प्रेमचंद की। वहाँ जब हम रुस्वा का नावल देखते हैं जो कि एक शाहकार नावल है, तवाइफ के ऊपर लिखा हुआ, उमराव जान अदा, उसमें क्या होता है, उसमें उमराव जान अदा को उसका भाई ही कबूल नहीं करता है। उसे समाज का डर होता है कि अगर हम इसे अपने घर ले जाएंगे, इसे अपना लेंगे, या लोगों को ये मालूम होगा कि उमराव जान मेरी बहन है, तो मेरी बहुत ज़्यादा समाज में बेइज्जती। लेकिन उसके बरअक्स इसके अंदर इसमें क्या हो रहा है, इसमें यानी उसका खाविंद जो कि पहले उसे धुतकार रहा है उसे निकाल देता है, और उसी की वजह से उसके अंदर भी तब्दीली आ जाती है। यानी उसका जो अपना किरदार है वो भी सपाट से पेचीदा हो जाता है। यहाँ पेचीदा किरदार बहुत हैं, सुमन खुद एक पेचीदा किरदार है। यानी वो पहले क्या होती है, एक भोली भाली लड़की होती है, उसके बाद वो तवायफ बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका मैकेनिज़्म अगर आप समझेंगे तो ये अलग अलग तरीके से प्रेमचंद ने कहानी तो देखिए उतनी फितरी बनाने की कोशिश उन्होंने जितनी
की है, नहीं हो पाई है, लेकिन उससे समाज को पैगाम बहुत अच्छा जाता है और हमें एक नई राह भी देखने को मिलती है। भाई हमारी सूझबूझ जो है उसके अंदर, या हमें इन सब चीज़ों को अपनाने की एक तरगीब भी मिलती है कि अगर समाज के अंदर कोई औरत अपने रुख को बदलना चाहे, यानी वो पहले कुछ हो फिर उसके बाद कुछ हो और फिर आखिर में वो अच्छी राह पर आना चाहे, तो समाज को उसे कबूल कर लेना चाहिए और उसे इज्जत भी दे देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने आज इस किताब पर अपने इल्म से रोशनी डाली, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यही मुकम्मल होता है। इसके दूसरे सेगमेंट में अब एक हिंदी किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे जिसका टाइटल है अनकही शौर्य कथाएं। किताब कायनात के दूसरे सेगमेंट में आज जिस हिंदी किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका टाइटल है अनकही शौर्य कथाएं, जिसे गोविंद स्वरूप सिंघल ने लिखा है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संध्या सिंह। भारत वीर भूमि है, बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन अगर इस किताब की बात की जाए, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा, पहला तासुर आपका क्या होगा इस किताब के ताल्लुक से, वो जानना चाहिए। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं, हमारे देश में बहुत से लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इन कहानियों को पढ़ते हुए जो एक बार को लगा कि जैसे इतिहास की ज़िंदा कहानियाँ हमारे आसपास कहीं बिखरी हुई थीं, जिन्हें किसी ने समेट कर हमारे सामने रख दिया है। तो इन कहानियों की एक ख़ास विशेषता है, यद्यपि अगर आप ठीक से देखें तो इसमें कल्पना भी है। केवल कहानियाँ सच्ची कहानियाँ हो ये मैं ऐसा नहीं कह सकती, ज़रूर उसका इतिहास आधार है, लेकिन इतिहास के साथ साथ ये कहानियाँ कहीं न कहीं कल्पना से मिश्रित हैं, जो हमारी लोक कथाओं में पहले कही जाती रही हैं, लोकगीतों में गाई जाती रही हैं और बहुत हद तक कई बार साहित्य में भी मिलेगा, कहीं अभिलेखागारों में मिलेगा। तो ऐसी कुछ कहानियों को समेट कर जब हमारे सामने रखा जाता है तो एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मंजर खड़ा होता है, एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे देख कर लगता है कि जैसे हमारे बीच कभी ऐसे लोग भी हुआ करते थे। इसके बारे में सोचने को विवश हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो आइंस्टाइन ने बहुत पहले उस दिन कहा था कि आने वाली नस्लें संभवतः विश्वास भी नहीं कर पाएंगी कि हमारी धरती पर ऐसा कोई हाड़ मास का व्यक्ति चलता रहता। तो ऐसी कहानियाँ मुझे उसकी याद दिलाती हैं। मुझे लगता है कि संभवतः जो स्वतंत्रता का आंदोलन हमारा 1947 के आसपास का समय है, वो 1857 के आसपास के समय को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वो याद आ रहा है, वो पूरा का पूरा ताज़ा हो रहा है। तो ये कहानियों में एक अपनी खूबसूरती ये दिखाई पड़ती है और भाषा भी बड़ी खूबसूरत है इसकी। क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम कहानियों को, अनकही कथाओं को लेकर के जब वो आते हैं किताब के ज़रिए, क्या मैसेज दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो इन कहानियों को पढ़ते हुए, क्योंकि कोई भी कहानियाँ, चाहे वो पौराणिक कहानियाँ हों हमारे यहाँ की, चाहे ऐतिहासिक कहानियाँ हों, दंत कथाएँ हों, लोक कथाएँ हों, इन सारी कहानियों की एक खूबसूरती ये है कि इनमें ना साहस की कथाएं दिखाई पड़ेंगी। इनमें किसी बात के लिए मर मिटने की कथाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। आपको देशभक्ति का वह स्वरूप दिखाई पड़ेगा जो आम आदमी के भीतर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। धीरे ये तमाम स्टोरीज में एक कॉमन बात है कि उसके अंदर जो है वो देश प्रेम की भावना है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इसको पढ़ते हुए आप कह सकते हैं कि हमें विश्वास पैदा होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस समय में आज हम हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी उदासी सी एक ऐसा सा माहौल है कि विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ना, ऐसे व्यक्तियों की कहानियों का होना या इनको सामने इनसे रूबरू होना अपने आप में हमें विश्वास दिलाता है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से ये कहानियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बहुत खूब। इसमें अगर ज़ुबान की बात की जाए, भाषा की बात की जाए, किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाषा अगर देखा जाए तो मुझे हैरानी हुई कि गोविंद स्वरूप सिंघल जी ने कहानी कहने का अंदाज़ है वो भी इन्होंने लिया है, किस्सा गोई इसमें दिखाई पड़ रही है। अब जैसे एक कहानी है जहाँ कहते हैं कि अभी सुबह की धूप गरमाई भी नहीं थी। हाँ। अभी सुबह की धूप गरमाई भी नहीं थी, खामोशी की नींद टूटने लगी। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत शुरुआत हो रही है। कहानी की शुरुआत इसी से हो रही है कि अभी सुबह की धूप गरमाई भी नहीं थी कि खामोशी की नींद टूटने लगी थी। तो ये अपने आप में एक शुरुआत, कहने का अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं।
एक जगह पर हिंडन नदी के आसपास जो युद्ध हो रहा था अंग्रेज़ों के साथ, जिसमें अनार सिंह, रूपा सिंह जैसे सामान्य सैनिक थे, उन सामान्य सैनिकों का जब जिक्र करते हैं, ये कैसे नदी में कूद कूद करके कैसे वो अपने आप को बचा रहे हैं और कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो इतना खूबसूरत वर्णन है, उसको अगर पढ़ा जाए, जिसके लिए पादरी ने लिखा भी है कि मैंने बहुत से अपने एक डायरी में लिखा, ये डायरी का पन्ना के नाम से इसमें शामिल है ये कहानी। तो पादरी ने ये लिखा भी है कि इस तरह की कहानियाँ तो मैंने बहुत पढ़ी थी, लेकिन ये अद्भुत कहानी, ये अद्भुत कहानियाँ मुझे पहली बार देखने को मिली। ये कहानी अपने आप में अद्भुत है। तो वो अद्भुत क्या है? वो जो एक चुलबुलापन, जैसे एक ऐसे सिपाही जो नदियों में कूद, जैसे ही गोली चलती है वो नदियों में कूद जाते हैं, उन तक गोली का असर नहीं होता है, फिर वापस आते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं, फिर वो अटैक करते हैं, लेकिन बार बार वो लोग गोलियां चलाते हैं और बार बार वो उसमें कूद जाते हैं और नदी में छुप जाते हैं। तो इसका सुंदर वर्णन इन्होंने किया कि कैसे वो नदी में छपाक से कूदते हैं और कैसे फिर बाहर निकलते हैं। जैसे अब एक अजीजन बाई की कहानी है इसमें। अजीजन बाई एक ऐसी नर्तकी रही हैं, कानपुर में मशहूर रही हैं और वाराणसी में भी इनके नाम को लोग खूब अच्छे से जानते हैं, लखनऊ में इनके नाम को खूब अच्छे से जानते हैं। तो बड़ी ध्यान देने की बात है कि अजीजन बाई जैसी स्त्री जो नर्तकी हुआ करती थी एक समय में, जिसके महल में हमेशा घुंघरुओं की खनक हुआ करती थी, वो घुंघरुओं की खनक जो बाहरी एक कह सकते हैं शान व शौकत जहाँ दिखाई पड़ता था, आज बिल्कुल शांति छाई हुई है। लेकिन इसको खूबसूरत ढंग से लेखक ने बयां किया है कि उसके अंदर कहीं शोर चल रहा है। ये उसी तरह की खनक, उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, युद्ध की तैयारी, जिसको तैयारी एक कहीं ना कहीं व्यवस्थित ढंग से उसके भीतर चल रहा है। और एक तरफ अजीजन भाई का जिक्र है और एक तरफ बेगम हजरत महल का जिक्र है। क्या खूबसूरती से उन्होंने तराशे हैं, मतलब लेकर के आए वो कहानियां। क्या इसमें रिसर्च के अगर मैं हवाले से बात करूं, कितनी बड़ी आपको रिसर्च नजर आती है कि ढूंढ ढूंढ कर ऐसी कथाएं लेकर के आना और उसके बाद उनको किताब की एक शक्ल देना। अगर आप ढूंढेंगे इतिहास के पन्नों पर, तो इतिहास के पन्नों पर इनमें से अधिकांश की कहानियाँ मिल जाएंगी, थोड़े से में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से में ये कहानियाँ मिल जाएंगी। लेकिन अभिलेखागारों में, लोकगीतों में, लोक कथाओं में, इन सब को मिला करके एक कंपोजिशन तैयार किया इन्होंने, एक रचना तैयार की, अपने आप में खूबसूरत ढंग से इसको लिखने का प्रयास किया है। तो सारे शोध को इन्होंने एक कहानी की शक्ल देने की कोशिश की। और वैसे मेरा ख्याल है कि इतिहास को बेहतर तरीके से अगर पढ़ा जाए ना, तो साहित्य से ही पढ़ा जा सकता है। तो साहित्य एक इतना बढ़िया आधार है, सिलसिलेवार शायद ना हो, लेकिन साहित्य एक इतना बढ़िया आधार बन सकता है इतिहास को पढ़ने का, इतिहास की ओर झुकाव पैदा करने का, खासतौर से नए युवाओं को, विद्यार्थियों का। तो ये एक महत्वपूर्ण कहानियाँ इस दृष्टि से भी देखी जानी चाहिए। तो शोध तो है इसमें, कोई संदेह नहीं कि इन्होंने एक अच्छा शोध, एक अच्छी रिसर्च के बाद निश्चित रूप से इस तरह की कहानियों में, जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी में परमवीर चक्र विजेताओं पर कहानियाँ तैयार की थी, तो उस दौरान हम लोगों ने, ठीक है कि उनके पास उस समय सामग्री मौजूद थी, लेकिन उस सामग्री के बावजूद उनके घर के लोगों से बातचीत, उनके पत्रों को इकट्ठा किया हमने और फिर एक कहानी की शक्ल दी, क्योंकि बिना कहानी की शक्ल दिए उन कहानियों पर के प्रति झुकाव उस तरह से नहीं पैदा होता है। दस्तावेज केवल पढ़ना या तारीख केवल पढ़ना किसी का उद्देश्य नहीं होता, और मैं समझती हूँ इतिहास भी केवल तारीख नहीं होता है। तो इतिहास में भी जिंदा कहानियों का होना बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी में हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भाषा पर भी ध्यान दिया जाता है, ये भी देखा जाता है कि बच्चों के लिए क्या कंटेंट हो, किस तरह की भाषा हो। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं या एज ग्रुप की बात करते हैं, किस एज ग्रुप के लिए आप रिकमेंड करेंगी इस किताब को पढ़ने के लिए? इससे मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो 6ठी से 8वीं के लिए भी ये बाकायदा इसको प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन आप टोटलिटी में देखिए 6ठी से 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स को, हाँ 1ली से 5वीं के बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए तो केवल दिया जाए तो शायद संभव हो सकता है, लेकिन 6ठी से ऊपर के सभी विद्यार्थियों के लिए मायने रखती हैं, ये सभी उनको पढ़ सकते हैं। और भाषा भी बहुत सरल और सहज ढंग से अभिव्यक्ति इसमें पा रही है, तो वो और चित्रात्मक भी है, काफ़ी इसमें एक इमेजरी भी दिखाई पड़ेगी आपको, बिंब बनते हैं, बिंब दिखाई पड़ते हैं, तो वो सब आपको खूबसूरत तरीके से इसमें दिखाई पड़ेगा। तो सभी, मुझे लगता है सभी के लिए मायने रखती हैं और सभी लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी।
बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि इन कहानियों का कभी कभी प्रभाव परियों की कहानी की तरह पड़ता है। आप पौराणिक कहानियों का जब प्रभाव हमारे देश में अगर एक बार आप शोध करके देखें, स्टडी करके देखें, तो हमारे जो भी हम सब लोग जो तैयार हुए हैं, हम सब लोग जो धीरे धीरे बड़े हुए हैं पढ़ते हुए, हमारे ऊपर, हमारे जहन पर वो कहीं ना कहीं परियों की तरह प्रभाव उसका पड़ा है। पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन जहाँ देश प्रेम की बात होती है, लेकिन वो हमारे ऊपर असर डालती हैं। तो इन कहानियों का भी असर उस तरह से पड़ेगा और होना भी चाहिए। केवल तारीख मायने नहीं रखते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से तारीखी कहानियाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी गौर करने की कि बहुत ज़्यादा लंबी कहानियाँ उन्होंने नहीं लिखी हैं, और देखा जाए तो मुख्तसर अंदाज में भी उन्होंने पूरी कहानी को बाकायदा और खूबसूरती के साथ उन्होंने मुकम्मल किया है। अब इसके लिए हमने जो आपसे बातचीत की इस किताब के ऊपर, आपने इस पर रोशनी डाली, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा सेगमेंट भी आज के इस प्रोग्राम का यही मुकम्मल होता है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में जिस शायर की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली जाएगी वो हैं बेकन उत्साही। जिंदगी झूठ है, सब हीले बहाने कर लो, मौत एक सच है, कलेजे से लगाना होगा। असली नाम मोहम्मद शफी खान, तखल्लुस बेकन उत्साही, पैदाइश 1 जून 1928 को गौर रमवापुर चौकी श्रीदत्तगंज, थाना कोतवाली, अतरोला, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। वफात 3 दिसंबर 2016, नई दिल्ली। कहते हैं कि बेकन उत्साही ने अपनी शायराना जिंदगी का आगाज 1944 में बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में मुनक्किद एक नातिया मुशायरे से किया था। बेकन उत्साही ने अपनी पहली गजल असगर गोंडवी के एक मिसरे पर कही थी, जिसका मतलब था, नजारों के लिए वीराना जब आबाद होता है, जुनून इश्तियाक दी बेबुनियाद होता है। आपने अवधी, उर्दू, हिंदी में कई किताबें लिखी। 1950 में आपकी पहली किताब बापू का सपना के नाम से मंजर आम पर आई। 1976 में उर्दू गजल पर मबनी किताब पुरवैया काफी मकबूल किताब है। 1977 में अपनी धरती, चांद का दर्पण, गजल सावरी, रंग हजार, खुशबू एक, अंजरी भरा, जोर वगैरह नज़मों के मजमूए काफी मकबूल हुए। 2005 में गजल गंगा धरती सदा सुहागन गजलों का मजमुआ शाया हुआ। बेकन उत्साही का आखिरी मुशायरा सरजमीन अजमेर में मुनक्किद होने वाला आदमी नातिया मुशायरा 2016 था। बेकन उत्साही बुनियादी तौर पर गजल के शायर हैं। वो जिगर मुरादाबादी के शागिर्दों में से हैं, लेकिन उनकी शायरी का फितरी हुस्न उनके गीतों में मुज़मिर है। बेकन की शायरी उनके गाँव, खेत खलियान और बल खाती पगडंडी से वाबस्ता है। उनकी शेरी कायनात में हम, मुनाजात, नात, दुरूद सलाम, मनाकिब, कसाइद, मरसिए, दोहे, गजलें, नज़में, गीत नुमा, हाइको की उम्दा मिसालें मिलती हैं। उनकी शायरी में हिंदुस्तानियत का बड़ा गहरा रचाव पाया जाता है। दरअसल बेकन उत्साही ने हिमालय की तराई, खेतों की हरियाली, दरख्तों की कतार, फूलों की महकार, पपीहे की रुत, कोयल की पुकार, बुलबुल की नवासंजी, चकोर का इस्तराब, किसानों की मशक्कत, मजदूरों का इखलास, गाँव का प्यार और देहात के बेलोस इखलास वाले माहौल में आके खोली, जिसके असरात को उनकी शायरी में महसूस किया जा सकता है। बेकन उत्साही की यही खूबियाँ उन्हें जदीद हिंदुस्तान का हर दिल अजीज शायर बनाती हैं। इसके साथ ही उन्हें उर्दू, हिंदी और अवधी जबानों में यकसा पहचान देती हैं। यही वजह थी कि उन्हें पार्लियामान के आने वाला राज्यसभा का रुकन बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत वाली कौमी यकजहती कौंसिल में रुकनियत मिली। उनकी शहरी खिदमत के एतराफ में उन्हें उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से यश भारती और 1976 में अदब में उन्हें पद्म श्री एजाज से नवाजा गया। और इसी के साथ किताब कायनात की आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है उस पर आप अपने मशवरे हमें इरसाल कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे कुछ अलग किताबों के साथ, गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। This program was sponsored by National Book Trust, India.